कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो स्पेन के द्वीप ला पाल्मा पर हुई थी, जहां एक परिवार गहरे समुद्र की यात्रा पर निकलता है। उसी समय एक भयानक घटना होती है जिससे शांत समुद्र एक पल में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और पूरी मानवता को खतरे में डाल देता है। क्या ये परिवार और इंसानियत इस आपदा से बच पाएंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक युवती से जो छुट्टियों पर है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी एक बालिक गायब है। पहले वो सोचती है कि शायद फोटो लेते समय वो गलती से समुद्र में गिर गई होगी। पास खड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बिना एक पल सोचे तुरंत समुद्र में कूद जाती है उस खोई हुई बाली को ढूंढने के लिए। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक अजीब आवाज आने लगती है और समुद्र का पानी उबलने लगता है। उनकी कांच की नाव टूट जाती है और उसके साथ ही उनकी दोस्त अपनी जान गंवा देती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद 4 लोगों का एक परिवार उसी ला पाल्मा द्वीप पर छुट्टियां मनाने आता है। इस द्वीप को ज्वालामुखी द्वीप भी कहा जाता है, हालांकि वहां का ज्वालामुखी 1948 के बाद से नहीं फटा था। वो और उसका पति जानबूझकर यहां अपनी बिगड़ती शादी को बचाने की उम्मीद में आए हैं। वे इस यात्रा को अपने रिश्ते को ठीक करने का आखिरी मौका मानते हैं। जब परिवार तैरने के लिए कपड़े बदलने की तैयारी कर रहा होता है, उनकी बड़ी बेटी सारा को जमीन पर एक जोड़ी बालियां मिलती है। उन्हें देखकर पिता तुरंत कहते हैं कि ये हमारे परिवार की नहीं है। सारा ध्यान नहीं देती और बस उन्हें टेबल पर रख देती है। उन्हें नहीं पता कि ये छुट्टी उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाली है, जहां उन्हें एक डरावनी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच पहाड़ों में जियोलॉजिकल सर्वे विभाग की मैरी अपने एक साथी के साथ रिसर्च के लिए वहां जाती है। हमेशा की तरह वे एक गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन आज उन्हें गुफा की दीवारों पर कुछ असामान्य दिखता है। पत्थरों पर सीमेंट जैसा जमा हुआ पदार्थ। ये पहली बार है जब मैरी ने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ देखा है और वो तुरंत सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी उसका दाढ़ी वाला साथी जमीन पर कई मरे हुए चमगादड़ देखता है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा है। जो बात उन्हें और भी ज्यादा चौंकाती है वो है गुफा की छत में अचानक दिखाई देने वाली एक बड़ी दरार। इसी दौरान जियोलॉजिकल विभाग का डायरेक्टर अपने ऑफिस में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण पूर्वी समुद्री क्षेत्र में एक स्पीड बोट मिली है और उसमें सवार सभी पर्यटक मृत पाए गए हैं। मामला अभी जांच में है। ये खबर पढ़कर डायरेक्टर गहराई से चिंतित हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद मैरी और उसका साथी उसके ऑफिस में पहुंचते हैं और उसे गुफा में हुई अपनी खोज के बारे में बताते हैं। आगे की जांच से पता चलता है कि गुफा के अंदर की हवा में खतरनाक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड मौजूद है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा द्वीप पर बारिश का मौसम लंबा होता जा रहा है और बारिश की मात्रा लगातार बढ़ रही है। पानी का बढ़ा हुआ बहाव चट्टानों का संतुलन बिगाड़ रहा है, जिससे गुफा के अंदर खतरनाक दरारें बन रही है। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो भूकंप या भूस्खलन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन डायरेक्टर सहमत नहीं होता। वो कहता है कि हल्के पहाड़ी झटके सामान्य हैं। अभी तक जहरीली गैस के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं और मौजूदा स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि किसी बड़े खतरे की घोषणा की जाए। ये अनावश्यक डांट सुनकर दोनों रिसर्चर बहुत निराश हो जाते हैं। हालांकि दाढ़ी वाला व्यक्ति अपने शक पर अड़िग रहता है। वो मैरी को नक्शे के पास ले जाता है और उसे याद दिलाता है कि 1948 में यहां एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे कई किलोमीटर लंबी एक दरार बनी थी। वो इतनी चौड़ी थी कि एक इंसान उसके अंदर चल सकता था। अगर ऐसा विस्फोट फिर से हुआ तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे समुद्र में गिर सकता है। अगर किसी पूरे शहर के आकार का हिस्सा समुद्र में गिरता है तो एक भयानक सुनामी जरूर आएगी। वो सवाल करता है कि डायरेक्टर पहले से लोगों को चेतावनी क्यों नहीं दे रहा है। सच्चाई यह है कि कुछ साल पहले डायरेक्टर से एक बड़ी गलती हो गई थी। उसने एक बार भूस्खलन की चेतावनी जारी की थी, जिससे भारी दहशत फैल गई थी, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हुआ। उस घटना के कारण उसकी नौकरी लगभग चली गई थी। तभी से वो तब तक कोई अलार्म नहीं बजाता
जब तक आपदा पूरी तरह निश्चित न हो। हालांकि मैरी और उसका साथी ये नहीं समझ पाते कि डायरेक्टर उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। दरअसल वो पहले से ही अंदर से परेशान है। उसी समय वो फॉरेंसिक विभाग में नई रिपोर्ट देखने गया हुआ है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बताती है कि स्पीड बोट में मरे सभी लोगों की मौत अत्यधिक तापमान वाली गैस के संपर्क में आने से हुई। उनके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाए गए, जो साफ संकेत है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसी बीच रिसोर्ट में निक का परिवार बिना किसी चिंता के धूप और समुद्र का आनंद ले रहा है। सारा पूल के पास चुपचाप बैठी है। एक लड़की उसके पास आती है और उसे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है जिसे ऑटिज्म है। वो लड़की निराश होकर चली जाती है। सारा नए दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन आगे बढ़ने का आत्मविश्वास नहीं है। पूल से बाहर आने के बाद उसके पिता उसकी उदासी को नोटिस करते हैं और उसे खेलने जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसके भाई का ध्यान रखेंगे। ये सुनकर सारा आखिरकार खेलने के लिए मान जाती है। जाने से पहले उसके पिता जल्दी से उसे वॉलीबॉल के कुछ बेसिक नियम समझाते हैं। सारा खेलने चली जाती है और अपने बेटे की जिम्मेदारी निक पर छोड़ देती है। बच्चे के साथ समय बिताते हुए निक अचानक अपनी पत्नी को एक स्पेनिश आदमी के साथ हंसते और बात करते हुए देखता है। ये देखकर वो तुरंत गुस्सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की ओर देखता है, बच्चा गायब हो चुका होता है। घबराया हुआ निक अपने बेटे को ढूंढना शुरू करता है, ये सोचते हुए कि शायद वो अपनी बहन को ढूंढने बीच पर गया होगा। वो किनारे की ओर दौड़ता है और बार बार उसका नाम पुकारता है। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक चट्टान पर खड़ा एक छोटा लड़का दिखाई देता है। जब निक करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका बेटा है, जो चुपचाप समुद्र की ओर देख रहा है। बच्चा समुद्र में इकट्ठा हो रहे कई कछुओं को देख रहा होता है, जैसे वे सब साथ में कहीं जाने की तैयारी कर रहे हों। आगे मैरी अपनी जांच पूरी करती है। गुफा से लाए गए पानी के सैंपल में किसी भी असामान्य खनिज का कोई निशान नहीं मिलता। इससे साफ संकेत मिलता है कि समुद्र का पानी तेजी से पहाड़ के अंदर घुसकर सीधे गुफा तक पहुंच गया है। जो दरार उन्होंने खोजी थी वो बहुत नई है, 2 हफ्तों से ज्यादा पुरानी नहीं। अगर ये सच है तो द्वीप पर मौजूद हर व्यक्ति गंभीर खतरे में हो सकता है। ये समझते ही मैरी और उसका साथी फिर से पहाड़ पर लौटने का फैसला करते हैं और दरार के ऊपरी हिस्से की खुद जांच करना चाहते हैं। वे वापस गाड़ी से जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। वहां जो वे देखते हैं वो और भी ज्यादा डरावना होता है। दरार का एक सिरा अब धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है। वे तुरंत अपने उपकरण लगाते हैं और माप लेना शुरू करते हैं। उनका डर सही साबित होता है। दरार लगातार खिसक रही है। हालांकि ये गति धीमी है, लेकिन साफ है कि अगर ये जारी रहा तो एक विनाशकारी आपदा निश्चित है। इसी बीच जियोलॉजिकल विभाग के स्टाफ को भी चेतावनी के संकेत मिलने लगते हैं। पहाड़ के आसपास गैस का स्तर बढ़ रहा है और शुरुआती झटके महसूस हो रहे हैं। डायरेक्टर तुरंत आदेश देता है कि नेशनल गार्ड से संपर्क किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर पहाड़ पर मौजूद पर्यटकों को निकाला जा सके। उसी समय मैरी उसे कॉल करती है। जब डायरेक्टर को पता चलता है कि वे अभी भी पहाड़ पर हैं, तो वो घबरा जाता है और उन्हें तुरंत अपने उपकरण छोड़कर नीचे आने का आदेश देता है। जबकि वे अभी भी माप ले रहे होते हैं, अचानक दरार से सफेद धुआं निकलने लगता है। ये देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। नीचे आते समय उन्हें कई लोग मिलते हैं जो पहाड़ पर कैंप कर रहे थे। मैरी समझ जाती है कि ये ज्वालामुखी गतिविधि का साफ संकेत है और वो सबको वहां से भागने के लिए चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद मैरी अस्पताल के बिस्तर पर होश में आती है। डायरेक्टर उसे बताता है कि उसका साथी गंभीर हालत में है और जहरीली गैस के कारण कोमा में चला गया है। इस बार ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में जहरीली गैस छोड़ी, लेकिन सौभाग्य से कोई जान नहीं गई। हालांकि डायरेक्टर जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। जब जहरीली गैस निकलना शुरू होती है तो अगला चरण राख का होता है और उसके बाद पिघला हुआ लावा आता है। अगर पहाड़ का कोई हिस्सा समुद्र में गिरता है तो ये सुनामी को जन्म दे सकता है। ऐसी सुनामी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। कई महाद्वीप प्रभावित हो सकते हैं और छोटे द्वीपीय देश पूरी तरह
समुद्र में समा सकते हैं। सिर्फ लोगों को निकालने की लागत ही अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। इससे भी बड़ा खतरा अफरातफरी और भगदड़ में है, जिसमें और भी ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए डायरेक्टर अभी भी और पक्के सबूत का इंतजार करना चाहता है। लेकिन मैरी अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर डायरेक्टर से कहती है कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो परिणाम कभी भी ठीक नहीं किए जा सकेंगे। दबाव में आकर डायरेक्टर उसके साथ मेयर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि मेयर का रवैया नहीं बदलता। वो तब तक जनता को चेतावनी देने से इनकार करता है जब तक वो पूरी तरह से निश्चित न हो जाए। एक और गलत अलार्म उसकी कुर्सी छीन सकता है। मैरी और डायरेक्टर जितना भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मेयर इंतजार करने का फैसला करता है। इसी बीच रिसोर्ट में निक और उसकी पत्नी फिर से अपने बेटे को लेकर बहस करने लगते हैं। वो निक पर आरोप लगाती है कि उसने बेटे के गायब होने की बात उसे तुरंत नहीं बताई। निक गुस्से में जवाब देता है कि वो पूरे दिन बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय सारा की जिंदगी भी बिखरने लगती है। जिस लड़की से उसने एक दिन पहले दोस्ती की थी, वही अब उसे बुरी तरह डांटती है। वजह यह होती है कि सारा ने गलती से उसका एक वीडियो शेयर कर दिया। वो वीडियो असल में एक लड़के ने छुपकर रिकॉर्ड किया था, लेकिन गुस्सा सारा पर निकाला जाता है। दिल टूट जाने पर सारा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसे बगल वाले कमरे में अपने माता पिता की जोर जोर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। अब उसका वहां एक पल भी रुकने का मन नहीं करता। वो चुपचाप निकलती है और एयरपोर्ट की ओर चली जाती है। वहां से वो नॉर्वे में अपने अंकल को कॉल करती है और उससे वापसी का टिकट बुक करने के लिए कहती है। उसका अंकल पूछता है कि वो अकेले क्यों जाना चाहती है, लेकिन सारा कुछ नहीं बताती। कॉल खत्म होने के बाद उसका अंकल चिंतित हो जाता है और अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन वो उस समय योगा कर रही होती है और फोन नहीं उठा पाती। इसी बीच जियोलॉजिकल विभाग को और भी खतरनाक खबरें मिलती हैं। पूरे द्वीप में लगातार माइक्रो झटके आ रहे हैं और उनका केंद्र धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये साफ संकेत है कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। डायरेक्टर तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आदेश देता है कि ला पाल्मा द्वीप से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रोक दिया जाए। ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज के इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है और दुर्घटना का कारण बन सकती है, लेकिन चेतावनी बहुत देर से आती है। अचानक पहाड़ से एक छोटा लेकिन शक्तिशाली विस्फोट होता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। उसी समय सारा वाली फ्लाइट रनवे पर तेजी से दौड़ रही होती है। पायलट को टेक ऑफ रोकने का निर्देश मिलता है, लेकिन रनवे छोटा होने के कारण विमान को उड़ान भरनी ही पड़ती है। इसी बीच उसकी मां को अपने भाई की मिस्ड कॉल दिखाई देती है और वो तुरंत उसे वापस कॉल करती है। जब उसे पता चलता है कि सारा एयरपोर्ट गई है तो वो घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने दौड़ती है। तभी घने ज्वालामुखीय राख के बीच एक विमान की तेज आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल आसमान में एक जोरदार विस्फोट होता है। वो डर के मारे अपना चेहरा ढक लेती है, ये जाने बिना कि उसकी बेटी उस विमान में थी या नहीं। जैसे ही वे एयरपोर्ट जाने की तैयारी करते हैं, उसे अपने भाई का मैसेज मिलता है। उसका भाई, जो विदेश मंत्रालय में काम करता है, पहले ही विमान दुर्घटना की जानकारी पा चुका होता है। बचाव दल काम में लग चुके हैं और सभी बचे हुए लोगों को द्वीप के एकमात्र अस्पताल में ले जाया जा रहा है। जब वो और निक अस्पताल पहुंचते हैं तो घंटों तक सारा को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। स्टाफ उन्हें फ्लाइट की यात्री सूची दिखाता है। जिनके नाम के आगे निशान है, उन्हें अस्पताल लाया जा चुका है, जबकि बाकी को लापता बताया गया है। सारा का नाम सूची में है, लेकिन उसके आगे कोई निशान नहीं है। ये देखकर दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। थके हुए और दुखी होकर वे होटल लौटते हैं, ये नहीं जानते कि आगे क्या करें। लेकिन जैसे ही वे कमरे का दरवाजा खोलते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। सारा अंदर सुरक्षित बैठी होती है। असल में सारा विमान में चढ़ने ही वाली थी। तभी उसे अपनी दोस्त का मैसेज मिलता है। उसकी दोस्त सच्चे दिल से माफी मांगती है और उसे माफ करने के लिए कहती है। सारा आखिरी समय पर फ्लाइट में नहीं चढ़ने का फैसला करती है। बाद में उसकी दोस्त को भी एहसास होता है कि उसी मैसेज ने अनजाने में सारा की जान बचा ली। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। इसी बीच
जियोलॉजिकल विभाग में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वीप को तुरंत खाली करा देना चाहिए, लेकिन मेयर अब भी मानने से इनकार करता है। उसका कहना है कि ऐसी घोषणा से अफरातफरी मच सकती है और भगदड़ में लोगों की जान जा सकती है। पहले भी ज्वालामुखी की राख देखी गई है बिना किसी बड़े नुकसान के, और एक और गलत अलार्म सबकी नौकरी ले सकता है। जब डायरेक्टर को एहसास होता है कि अब भी लोगों को चेतावनी नहीं दी जा रही है, तो वो एक व्यक्तिगत फैसला लेता है। वो अपने सभी कर्मचारियों को तुरंत द्वीप छोड़ने का आदेश देता है और खुद आखिरी व्यक्ति के रूप में वही रुकने का फैसला करता है। मैरी इस फैसले से खुश नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी होती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका भाई नशे में है और एक बार में हंगामा कर रहा है। मैरी उसे संभालने वहां जाती है, लेकिन उल्टा पुलिस उसे ही सरकारी काम में दखल देने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जब उसका भाई होश में आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उससे मिलने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वो सबसे अच्छा वकील करेगा। लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अब सवाल यह है कि ये भाई बहन इस खतरनाक द्वीप से कैसे निकल पाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ आपदा की शुरुआत है। इस इलाके में रहने वाले लोग जानते हैं कि जब ज्वालामुखी राख छोड़ना शुरू करता है तो अगला चरण पूरा विस्फोट होता है। अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में गिर सकता है, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी पैदा हो सकती है। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन सकती है। रात के समय ज्वालामुखी से फिर से सफेद धुआं उठने लगता है, जैसे कोई सोया हुआ दानव जागने वाला हो। उसी समय निक और उसका परिवार अभी भी पानी में है। उन्हें खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। उन्हें नहीं पता कि आपदा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अचानक फोन बजता है। उसकी पत्नी कॉल उठाती है और देखती है कि ये उसके भाई का फोन है। वो बताता है कि सरकार को पहले से इस स्थिति के बारे में पता है, लेकिन घबराहट से बचने के लिए जानकारी छुपाई जा रही है। उसने चुपचाप उनके लिए एक फेरी बुक कर दी है, जो उन्हें कुछ ही मिनटों में पास के द्वीप टेनेरिफे ले जाएगी। वहां से वे अगली फ्लाइट पकड़ सकते हैं। फेरी के निकलने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और भागने का मौका हाथ से निकल रहा है। अपने भाई की बात सुनकर वो बिना समय गंवाए अपने पति और दोनों बच्चों के साथ निकलने की तैयारी करती है। लेकिन सारा जिद करती है कि वो अपनी दोस्त शेरी को भी साथ ले जाना चाहती है। वो उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब उसकी मां कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कभी भी सुनामी आ सकती है, तो सारा को मजबूरन अपने परिवार के साथ निकलना पड़ता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, उन्हें एक भी टैक्सी नहीं मिलती। समय तेजी से निकल रहा है। तभी निक को एक आइडिया आता है। वो अचानक एक ट्रक रोकता है और जल्दी से अपने पूरे परिवार को उसमें बैठा देता है। इससे पहले कि मजदूर कुछ समझ पाते, निक गाड़ी लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वही मजदूर उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निक अपनी पत्नी और बच्चों को तुरंत फेरी पर चढ़ने के लिए कहता है। निक पीछे रह जाता है और मजदूर उसे घेर कर मारने लगते हैं। आखिर में निक अपना वॉलेट निकालकर उन्हें दे देता है। तभी वे उसे छोड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निक बेबस होकर देखता है कि उसका परिवार फेरी में दूर जा रहा है। इसी बीच शेरी बीच पर होती है। वो अपने फोन में कई मिस्ड कॉल देखती है और तुरंत सारा को कॉल करती है। सारा उसे कहती है कि किसी भी तरह टेनेरिफे पहुंच जाए, वरना बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद एक तेज झटका आता है। डायरेक्टर, जो अपने ऑफिस में अकेला बैठा होता है, तुरंत समझ जाता है कि खतरा अपने चरम पर पहुंच गया है। वो मेयर के ऑफिस में कॉल करता है और तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी करने की मांग करता है। फेरी न पकड़ पाने के कारण निक एक स्पीड बोट किराए पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी अलर्ट बजता है, स्टाफ उसकी मदद करने से मना कर देता है। उसी समय होटल में मिला उसका एक दोस्त आता है और बताता है कि उसने एक नाविक को रिश्वत देकर मना लिया है। दोनों जल्दी से किनारे पहुंचते हैं, जहां नाविक इंतजार कर रहा होता है। उसने निक के लिए आखिरी जगह बचाकर रखी होती है। राहत महसूस करते हुए वे नाव में चढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी पीछे ज्वालामुखी फट जाता है। जैसे ही नाव निकलने वाली होती है, एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर दौड़ती हुई आती है
और मदद की गुहार लगाती है। वो कहती है कि उसका बच्चा बहुत छोटा है और उसे बचाना जरूरी है। निक एक पल के लिए रुकता है, फिर चुपचाप अपनी जगह उस औरत और उसके बच्चे को दे देता है। ये देखकर उसका दोस्त भावुक हो जाता है, लेकिन निक चुपचाप वहां से चला जाता है। अस्पताल में दाढ़ी वाला वैज्ञानिक ज्वालामुखी की आवाज से जागता है। बाहर निकलते ही वो स्थिति की गंभीरता समझ जाता है। फिर भी वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पहले से इसका अंदाजा था। वो कपड़े बदलता है और सीधे डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचता है, ताकि अंतिम समय में उसके साथ खड़ा रह सके। इसी बीच निक दूर पहाड़ से उठती आग और लावा को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि अब कहां जाए। आखिर में वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि शायद वो कभी वापस ना आए। उसी समय मैरी का भाई किसी तरह पुलिस स्टेशन की चाबी हासिल कर लेता है और अपनी बहन को छुड़ा देता है। बाहर निकलते समय वो एक और कैदी को भी छोड़ देता है। बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात निक से होती है। निक उन्हें बताता है कि सभी नावें जा चुकी हैं, लेकिन मैरी का भाई कहता है कि उसके पास अभी भी एक स्पीड बोट है, जिसे उसने मछली पकड़ते समय छुपा दिया था। यह सुनकर निक को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। तीनों तेजी से बीच की ओर भागते हैं और छुपी हुई स्पीड बोट ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वे उसे चालू करने वाले होते हैं, पीछे से एक आदमी बंदूक लेकर आ जाता है। वही कैदी जिसे उन्होंने छोड़ा था अब खुद नाव लेना चाहता है। मैरी का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि नाव में एक और आदमी की जगह है, लेकिन वो पूरी नाव चाहता है, क्योंकि उसके साथी भी आ रहे हैं। बहस के दौरान वो गोली चला देता है जो मैरी के भाई को लगती है। मैरी उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। तभी बाकी गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़ता है और उसे नाव में धकेल देता है। उसके पास बंदूक होती है, इसलिए बाकी लोग कुछ नहीं कर पाते। दोनों स्पीड बोट चालू करते हैं और द्वीप से दूर निकल जाते हैं, जबकि ज्वालामुखी उसे निगलने के करीब होता है। उसी समय निक को अपने साले का मैसेज मिलता है। वो बताता है कि टेनेरिफे में एक सुरक्षित जगह है और वहां पहुंचना ही बचने का एकमात्र तरीका है। निक तुरंत नाव की दिशा बदलता है और सुनामी आने से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करता है। इसी बीच टेनेरिफे के एयरपोर्ट पर आखिरी फ्लाइट की तैयारी हो रही होती है। उसकी पत्नी अपने बेटे और सारा के साथ बोर्डिंग गेट पर पहुंच चुकी होती है। पासपोर्ट चेक करते समय स्टाफ नोटिस करता है कि उसके पास एक अतिरिक्त पासपोर्ट है। वो बताती है कि उसका पति पीछे रह गया है और शायद जल्द आ जाएगा। उन्हें पीले बैंड दिए जाते हैं जो बोर्डिंग पास का काम करते हैं। सिर्फ वही लोग विमान में चढ़ सकते हैं जिनके पास ये बैंड है। लेकिन सारा बार बार पीछे देख रही होती है, अपनी दोस्त शेरी के लिए चिंतित। वो देखती है कि शेरी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सारा एक बड़ा फैसला लेती है और आखिरी समय में अपने पिता का बोर्डिंग पास निकालकर शेरी को दे देती है और खुद विमान में चढ़ जाती है। इसी बीच उसकी मां और भाई सीट पर बैठ चुके होते हैं, लेकिन सारा अभी तक नहीं पहुंची होती। विमान उड़ान के लिए तैयार होता है। उसकी मां घबरा जाती है और अपने बेटे के साथ तुरंत बाहर निकलने का फैसला करती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। उसी समय डायरेक्टर और दाढ़ी वाला वैज्ञानिक दोनों सुरक्षा सूट पहनकर ज्वालामुखी के मुंह के पास पहुंच चुके होते हैं। वे जानते हैं कि अब द्वीप छोड़ना असंभव है। दोनों बिना डर के वहां खड़े रहते हैं। दाढ़ी वाला आदमी मजाक में अपनी जेब से 1 साल पुरानी रेड वाइन की बोतल निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, 78 साल से शांत पड़ा ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट पड़ता है। एक भयानक विस्फोट के साथ पूरा द्वीप 2 हिस्सों में बंट जाता है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधे समुद्र में गिरता है, जिससे तुरंत सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठती है। इसी बीच सारा और शेरी वापस विमान में पहुंचते हैं। वे अपनी मां और भाई को ढूंढते हैं, लेकिन स्टाफ उन्हें तुरंत सीट बेल्ट लगाने को कहता है, क्योंकि विमान उड़ने वाला है। सारा को यह नहीं पता होता कि उसकी मां और भाई उसे ढूंढ रहे हैं। सौभाग्य से उसकी मां को समय पर अपने भाई का मैसेज मिल जाता है। वो उन्हें टेनेरिफे की दूसरी सुरक्षित जगह के बारे में बताता है। वो तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ती है। उसका बेटा, जिसे ऑटिज्म है लेकिन भूगोल में बहुत तेज है, कुछ ही सेकंड में सुरक्षित जगह का पता लगा लेता है।
कुछ एयरपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ दौड़ते हैं। तभी सुनामी एयरपोर्ट की ओर बढ़ती है। जैसे ही विमान रनवे पर उतरने लगता है, जमीन फट जाती है। इसी बीच निक और मैरी अपनी स्पीड बोट से सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं। उनका फोन बंद हो जाता है, लेकिन वे आखिरी समय पर सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद हैं। ये सब निक के साले की वजह से संभव हुआ था। उसने विशेषज्ञों से सलाह लेकर सबसे सुरक्षित जगह का पता लगाया था। सुनामी गोलाकार तरीके से फैलती है और टेनेरिफे के पूर्वी हिस्से में दो बड़ी लहरें आपस में टकराकर खत्म हो जाती है। वही जगह सबसे सुरक्षित साबित होती है। अपने करियर को जोखिम में डालकर साले ने खुद माइक्रोफोन लेकर मीडिया को इस सुरक्षित जगह की जानकारी दी थी। ये अलर्ट लोगों के फोन पर भी भेजा गया, जिससे अनगिनत जानें बच गई। लेकिन निक चारों ओर देखता है और उसे अपनी पत्नी और बच्चे कहीं नजर नहीं आते। उसे पता चलता है कि पूरा द्वीप तबाह हो चुका है और आखिरी फ्लाइट क्रैश हो गई है। यह सुनकर निक टूट जाता है और सोचता है कि शायद वह अपने परिवार का अकेला बचा सदस्य है। तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात है कि कुछ लोग विमान दुर्घटना में भी बच जाते हैं। सारा को होश आता है, जबकि शेरी बेहोश होती है। सारा तुरंत उसे जमीन पर लिटाकर सीपीआर देना शुरू करती है। एक एयर होस्टेस की मदद से शेरी को होश आ जाता है। जब वे विमान से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ सब कुछ तबाह नजर आता है। सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया है। कुछ छोटे द्वीपीय देश पूरी तरह डूब चुके हैं। निक और उसकी पत्नी को डर होता है कि वे शायद कभी सारा से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। उनका बेटा सबसे पहले सारा को पहचानता है। हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद पूरा परिवार आखिरकार फिर से मिल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति दूर खड़ा चुपचाप सब देख रहा होता है। मैरी, जिसने इस आपदा में अपने भाई को खो दिया। वो जानती है कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।